नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस PYQ पार्ट 3, जो कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में मदद करेगा। जो इससे पहले के 2 पार्ट थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1, डैश हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है बॉडी का, उसे रिमूव करने में मदद करता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। इन्हें हम किडनी सेल्स कहते हैं। तो आइए बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। हेपेटोसाइट्स, इन्हें हम लीवर सेल्स कहते हैं। और ये मदद करते हैं मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में और प्रोटीन के सिंथेसिस में। और जो ये न्यूरॉन्स हैं इन्हें कहते हैं ब्रेन सेल। और ये मदद करते हैं इंफॉर्मेशन को ब्रेन से ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए। और जो ये लास्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। बस। तो क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और जो ये बाकी के ऑप्शंस हैं, चरक, इसे शायद आप जानते भी हों, ये कुशांस के समय थे, यानी जो कुशांस के राजा थे कनिष्क, ये उनकी कोर्ट में रहते थे। और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत में आयुर्वेदा में। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन्स भी कहा जाता है। और ये जो प्लेटो हैं ये हैं ग्रीक फिलोसफर। और जो ये रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, यानी फर्स्ट टाइम डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1665। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु डिस्कवर्ड द लाइव सेल, यानी लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था 1674 में। हालांकि जो ये ईयर है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। जो रॉबर्ट हुक है, ये जैसे कि मैंने बताया इन्होंने डिस्कवर किया था। जो अगर सबसे पहले ये पूछा जाए कि सेल किसने डिस्कवर किया था, तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा रॉबर्ट हुक। पर अगर ये पूछ ले कि लाइव सेल किसने डिस्कवर किया था, तो जो उसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था इन 1665। और ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। और ये रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने दी थी सेल थ्योरी, जो कि थी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो सेल पैदा होता है वो जो पुराना सेल है उसी से ही पैदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपिड्स एंड प्रोटीन बोथ। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसका काम होता है, ये जो सेल का जो इंटरनल
का जो पार्ट्स होते हैं बाकी के, उनको आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करती है ये। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज, यानी जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए में जाने का, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन। और जो ये ट्रांसलेशन है, इसे ये है प्रोसेस ऑफ डीएनए टू प्रोटीन। और जो ये फोटोसिंथेसिस है, ये है प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स सनलाइट, वाटर और CO2 को कंबाइन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये उस प्रोसेस का नाम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स पेयर इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी ह्यूमन बॉडी में ऑटोसोम्स पेयर की संख्या कितनी होती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। टोटल ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। इसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये एक पेयर डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी इनमें से किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोसले। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया था एटॉमिक नंबर का। और जो ये बाकी के 3 हैं, इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें इस्तेमाल किया था एटॉमिक मास का। इन तीनों में से सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दी थी डोबर्नियर ने, फिर उसके बाद आए थे न्यूलैंड, फिर मेंडलीव और सबसे लास्ट में मोसले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8, इफ़ वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज विल, यानी अब अगर हम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नीचे की ओर जाते जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज। जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे जाते जाएंगे तो उसमें शेल की एडिशन होती जाती है, जिस वजह से उसका साइज बढ़ता जाता है। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस क्या है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 पिकोमीटर। ये जो पीएम है ये है पिकोमीटर, और ये होता है 10⁻⁻12 मीटर्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स के हम एटॉमिक साइज़ याद रखें, सिर्फ हाइड्रोजन का बहुत है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज/आर आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, इनमें से नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो हैं लिटमस, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इनके साथ साथ और भी कई नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि टर्मरिक, रेड कैबेज, और ये गेरेनियम। इनका काम क्या होता है? ये इस्तेमाल होते हैं बताने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। जो लिटमस है ये एसिड, अगर कोई एसिड होगा तो उसको ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो क्वेश्चन 11,
व्हाट इज़ द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच क्या है। ये तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोरेनसन। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी के समय दिया जाता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CaSO4.12H2O। इसमें जो ऑप्शन बी है CaSO4.2H2O, ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। यानी जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो हीट होने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ, यानी जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, दोनों है या कुछ भी नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। यानी बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ अ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। जो ये वैक्स है ये आता है फिजिकल चेंज में, और जो कैंडल का थ्रेड होता है वो आता है केमिकल चेंज में। और कंप्लीट कैंडल हो जाती है फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आइए बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। ये जो सब्लिमेशन है ये इस्तेमाल होता है सॉल्ट और कैम्फर को अलग करने के लिए, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल होता है डिफरेंट गैसेस को एयर से अलग करने के लिए। और ये क्रिस्टलाइन इस्तेमाल होता है समुद्र में से सॉल्ट को अलग करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलम्ब। ये जो एम्पियर है ये एसआई यूनिट है करंट की, और ये वोल्ट है ये है पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट। और जो ये वाट है ये एसआई यूनिट है पावर की। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जो कोलम्ब है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। दोस्तों इस बीच में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आई इज नोन एज, यानी जो हमारी आँख है इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्निया। जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है कॉर्निया, इसके बाद आती है आइरिस। इसका काम होता है ये प्यूपिल को साइज को एडजस्ट करना। और आइरिस के बाद आती है प्यूपिल, और इस प्यूपिल का काम होता है लाइट को कंट्रोल करना। और इस प्यूपिल के बाद आता है लेंस, और ये लेंस का काम होता है इमेज को ये रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे उस ये इमेज बनाना, और रेटिना पे इमेज बनती है, और ये जो इमेज होती है ये होती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, डैश लेंस इज यूज्ड
फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यानी अगर जो पर्सन है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनकेव लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस है ये इस्तेमाल होता है हाइपरमेट्रोपिया के समय। और ये बाईफोकल लेंस होता है प्रेसबायोपिया के समय, यानी अगर जो इंसान को प्रेसबायोपिया है वो उसको हम बाईफोकल लेंस देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट, यानी जो बंदा हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है तो जो इमेज बनेगी उसकी आंख में वो कहाँ पे बनेगी, वो रेटिना पे बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, या फिर रेटिना के आगे बनेगी। अगर तो इमेज रेटिना पे बन रही है तो फिर मतलब सही है, उसको कोई बीमारी है नहीं। अगर रेटिना के आगे बन रही है तो वो उसमें जो सफरिंग होगी वो होगी मायोपिया का केस होगा वो, अगर यानी मायोपिया में जो इमेज होती है वो रेटिना के आगे बनती है। और जो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहाइंड दी रेटिना, यानी जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो जो इमेज बनती है उसकी आंख में वो बनेगी आंख के पीछे। तो ये क्वेश्चन 19, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्पर्जन। जो ये रिफ्लेक्शन है ये सिंपली जैसे आप देखते होंगे मिरर में आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करके दिखाता है, और जो रिफ्रैक्शन होता है ये होता है चेंज इन पाथ, मतलब जो वेव की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है अगर कोई वेव लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। जैसे कि आपने स्कूल में भी देखा होगा 9th-10th क्लास में, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख के एक एक्सपेरिमेंट कराते थे, ऐसे ये पिन काटते थे, ऐसे रेज आती थी, फिर ऐसे और ऐसे हो जाती थी, ये रिफ्रैक्शन का केस है। और जो एक टिंडल इफेक्ट है ये होता है स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, और इसी टिंडल इफेक्ट की वजह से हमें, जैसे ये देखा होगा आपको शाम या सुबह के समय आसमान एकदम ऑरेंज दिखता है और दिन में एकदम ब्लू दिखता है, तो उसका कारण होता है ये टिंडल इफेक्ट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज़ हायर वेवलेंथ, यानी इनमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑरेंज, यानी ऑरेंज की वेवलेंथ इन सभी से ज़्यादा है। इसका वेवलेंथ का पता लगाने के लिए ये होता है विबग्योर, BGYOR। ये जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जो ये वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और रेड की सबसे ज़्यादा है। अटक गया। जैसे जैसे आप रेड से वॉयलेट की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, पर लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वॉयलेट की, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी रेड की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।